नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन पर। दोस्तों, आज सबसे पहले आप लोगों को सबसे पहले हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हिंदी दिवस के रूप में कुछ विशेष बनाने का आज हमने यहाँ पे निर्णय लिया, जो कि राजभाषा के तौर पर हम इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे एक आसान भाषा में। ठीक है, राजभाषा को आसान भाषा में जानेंगे और इस चैप्टर से आने वाले जो विभिन्न क्वेश्चंस हैं जो तरह तरह के एग्जामों में पूछे जाते हैं, ठीक, उनको हम यहाँ पे आसानी भाषा से जानेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आज बात करते हैं राजभाषा हिंदी। आपको कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि राज या फिर राष्ट्र। बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं कि राष्ट्रभाषा पूछा जाता है तो बोलते हैं हिंदी है, जबकि अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। यही बदकिस्मती है हमारे इस भारत का कि यहाँ पे अभी तक हमें हिंदुस्तान होते हुए भी हमें हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। सिर्फ किसका दर्जा मिला है? राजभाषा का दर्जा मिला है। अब राज का मतलब क्या होता है? राज मीन्स काम काज की भाषा, मीन्स राजकीय भाषा, मतलब सरकारी कामकाज, मतलब काम काज की भाषा। ये क्या है? काम काज की भाषा। काम काज की भाषा, या हम इसको कह सकते हैं राजकीय भाषा। राजकीय भाषा मतलब सरकारी कार्यों में प्रयुक्त होने वाला वह भाषा जो हिंदी है। मीन्स सरकारी कामकाज में जो अमूमन हम देखते हैं, जो कामकाज में जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं वो हिंदी है, इसलिए इसको राजकाज की भाषा कही गई है या फिर राजकीय भाषा कही गई है। बहुत लोग ये कंफ्यूजन होते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा नहीं, सिर्फ ये राजकाज की भाषा है। सिर्फ कहां पे? काम काज पे ही इसका प्रयोग किया जाएगा। काम काज में प्रयुक्त होने वाली भाषा जो क्या है? हिंदी भाषा है। इसी को राजभाषा का दर्जा मिला है संविधान के द्वारा, ना कि राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये राजकाज की भाषा। अब देखो, वर्तमान में इस युग में राजकाज की भाषा कहते हैं, राजकीय भाषा कहते हैं, बट लेकिन उस जमाने में जब महाराजा हुआ करते थे, उनके कामकाज में जो भी भाषा प्रयुक्त हुआ करता था तब वो भाषा दरबारी भाषा कहा जाता था। ठीक है, उस टाइम में क्या होता था? दरबारी भाषा मीन्स राजा महाराजाओं के समय में प्रयुक्त होने वाला भाषा, होने वाली भाषा, मतलब उनके कामकाज में उस दौरान उसको कहा जाता था दरबारी भाषा। बट लेकिन आज हम इसको क्या कहेंगे? राजकीय भाषा मीन्स काम काज की भाषा। राजकीय कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा राजकीय भाषा। जो राजकीय भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ये हिंदी वर्ड जो आप सुनते हो, ये हिंदी वर्ड है। ठीक है, ये हिंदी वर्ड, दरअसल ये हिंदी वर्ड हिंदी का नहीं है। ये ही दुर्भाग्य, ये क्या है? फारसी। हिंदी वर्ड क्या है? फारसी शब्द है, फारसी वर्ड है हिंदी, ना कि हिंदी संस्कृत का वर्ड। ये किसका वर्ड है? फारसी का वर्ड है। अक्सर एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपका जवाब होगा फारसी। क्यों? देखो, आपने सुना होगा सिंधु। सिंधु नाम सुना है? सिंधु जो नदी है, ठीक है, सिंधु नदी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक, तो सिंधु क्या हुआ उस दौरान में, जब क्या कहते हैं फारसी लोग आक्रमण के दौरान, जब उस दौरान क्या कहते हैं भारत में कब्जे के लिए, लड़ाई के लिए आते थे, आक्रमण के लिए आते थे, तो उनके डिक्शनरी में सौ का कोई प्रोनाउंसिएशन था ही नहीं, सौ वर्ड था ही नहीं। तो वो इसको क्या करते थे? हिंदू। ठीक है, सिंधु का क्या हुआ? वो हिंदू कहते थे, सिंधु को प्रोनाउंसिएशन वो हिंदू कहते थे, इसीलिए हिंदू से हिंदी भी बना। क्या बना? अगर माना जाएगा, पूछा जाएगा कि हिंदू वर्ड कहां से हुआ, तो वो भी क्या कहते हैं? सिंधु जो नदी है, सिंधु वर्ड से ही उदय हुआ है हिंदू का वर्ड और हिंदी का भी वर्ड। इसी तरह से जो ग्रीक थे, जो यूनानी थे, वो उनके पास भी इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं था, वो इसको ई पढ़ते थे। ई मींस इंदु। सिंधु को वो इंदु पढ़ते थे, इंदु से ही इंडस, जो इंडस है, सिंधु को वो इंदु रिवर कहते थे। तभी हम पढ़ते हैं कि इंडस रिवर सिविलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, उसी तरह से फारसी लोग 100 को ह कहते थे, हिंदू, तो इसीलिए हिंदू पढ़ा और हिंदू से ही हिंदी नाम आया। और उसी तरह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, या फिर जो सिंधु का नाम है इंडस, वो क्या कहते थे? ग्रीक लोग, जो यूनानी लोग थे, वो ई पढ़ते थे। जो 100 को क्या पढ़ते थे? ई पढ़ते थे। तो इंडस
इंदु से क्या हो गया, इंडस हो गया, इसलिए इंडिया नाम का उदय हुआ। ठीक है, तो हमने ब्रीफली जान लिया है कि जो हिंदी वर्ड है वो फारसी का क्या है, शब्द है। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखो भाषा क्या है। बगैर भाषा का मैं अपने आपको अपने बारे में नहीं बता सकता। जो मैं आपको अभी समझा रहा हूं, मैं कुछ भाषा बोल रहा हूं तभी आप लोग समझ पा रहे हो। अगर भाषा नहीं होता तो आप समझ सकते हो क्या होता। हम अपने मन की व्यथा को, अपने इस नॉलेज को, अपने इस ज्ञान को मैं आप तक नहीं पहुंचा पाता, अपने इस क्लास में जो भी पढ़ा रहा हूं आप तक नहीं पहुंचा पाता। यही भाषा है जो हमारे क्या है, एक मेन माध्यम है। बगैर भाषा के कुछ भी समझ पाना, कुछ भी कह पाना, ये क्या है, संभव नहीं है। मीन्स भाषा का होना जरूरी है। भाषा एक कम्युनिकेशन का एक क्या है, इंपॉर्टेंट माध्यम है। ठीक है, कम्युनिकेशन के क्या है, इंपॉर्टेंट माध्यम है, जिसे हम संप्रेषण भी कहते हैं। ठीक है, जो मतलब हम अपने विचार आचार को प्रकट करते हैं भाषा के तौर पर। ठीक, तो वही भाषा है। भाषा मीन्स जो बोले जाने, ऐसी भाषा जो मतलब समझी जा सके, बोली जा सके। ठीक है, वही भाषा है। तो हम सबसे पहले बात आते हैं राजभाषा की बात करते हैं। हम राजभाषा के बारे में बात कर रहे थे। जो एक्चुअली जो होता है कामकाज की भाषा होती है, ना कि राष्ट्रीय भाषा होती है। और राजकीय मीन्स सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली जो भाषा है वो क्या कहलाती है, राजकीय भाषा कहलाती है। मीन्स जिसको हम राजभाषा कहते हैं। ठीक है, हम इसको राष्ट्रीय भाषा नहीं कहेंगे। हिंदी को अभी तक हमारे संविधान में राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारे संविधान में राजभाषा के लिए कुछ प्रावधान किए गए, या राजभाषा को कहां पे जगह दी गई है, या राजभाषा को किस अनुसूची में, किस अनुच्छेद में, किस भाग में जगह मिली है, इस सारे चीज के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आसान भाषा में पढ़ेंगे ताकि इस टॉपिक से आने वाले हर एक प्रश्न को हम एग्जाम में आसानी से जवाब दे सके। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं संविधान में। संविधान के भाग 17। ठीक है, संविधान के भाग 17 मतलब 17 भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए कहां पे, संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के बारे में यहां पे मतलब बताया गया है, या राजभाषा को यहां पे जगह मिली है। और हम एक ये भी कह सकते हैं, जो अनुसूची है, जैसे कि आप जानते हैं हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। जो 8वीं अनुसूची है, जो 8वीं अनुसूची है, इसमें 22 भाषाओं के बारे में लिखा गया है। 22 भाषाओं को यहाँ पे जगह मिली है, जो हम अभी जानेंगे। ठीक है, क्लास के अंत में जानेंगे। मीन्स हमको कुल मिला के ये पता होना चाहिए, संविधान के भाग 17 में और अनुच्छेद 343 से 351 तक अनुसूची 8वीं में मतलब राजभाषा का उल्लेख किया गया है। यह हमें पता होना चाहिए, अक्सर एग्जामों में यह पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। जब हम आगे की बात करेंगे, ठीक है, अब क्या है, जब राजभाषा का दर्जा मिला, राजभाषा का दर्जा देखो संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। राजभाषा का दर्जा हिंदी को 14 सितंबर 1949 1949 को दिया गया। इसीलिए यही कारण है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा मिला। ठीक है, जगह मिली। आई बात समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं। जब बात करते हैं संविधान में जब जगह मिली तो इसके बारे में कुछ प्रावधान किए गए, हिंदी राजभाषा के बारे में कुछ प्रावधान किए गए। तो सबसे पहली बात, जो हिंदी जो राजभाषा है, राजभाषा के उपबंधों को भी 4 भागों में बांटा है। जो राजभाषा है उसके उपबंधों को 4 भागों में बांटा गया है। इसके उपबंध को, इसके प्रावधानों को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहली बात तो हम कहते हैं संघ की भाषा, संघ की भाषा। ठीक, नंबर 2 है क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा। ठीक, नंबर 3 जो आ गया वो आपका आ गया जो न्याय पालिका एवं विधि के पाठ की भाषा।
न्यायपालिका मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जो विधि से, कानून से संबंधित जो भी हम कार्य करते हैं वहां पे प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक। और जो नंबर 4 है वो अन्य विशेष निर्देशों की भाषा। कुल मिलाकर हमें यह पता होना चाहिए जो राजभाषा है, राजभाषा का 4 उपबंध किया गया, मतलब उसके राजभाषा के उपबंध को 4 भागों में बांटा गया है कि कहां पे कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, कहां से कहां पे क्या प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहली बात आती है संघ की भाषा, नंबर 2 बात आती है क्षेत्रीय भाषा, नंबर 3 आती है न्यायपालिका एवं विधि के पाठ की भाषा, नंबर लास्ट जो है अन्य विशेष निर्देशों की भाषा, मतलब अन्य जो भी निर्देश, जो विशेष स्थिति है वहां पे प्रयुक्त होने वाली भाषा। ठीक है। संघ की भाषा मतलब जो सेंट्रल लेवल पर हमारा जो संघ है, इंडिया लेवल पर। क्षेत्रीय भाषा किसी विशेष क्षेत्र या किसी राज्य पे, ठीक है, वहां पे प्रयुक्त होने वाली भाषा। न्यायपालिका वगैरह जो उच्च कोर्ट, क्या कहते हैं, उच्च न्यायपालिका जो है हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रयुक्त होने वाली भाषा। और जो अन्य जो विशेष निर्देशों की भाषा है जो अल्पसंख्यकों या फिर अन्य कोई विशेष जो निर्देश है वहां पे प्रयुक्त होने वाली भाषा है। तो सबसे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि राजभाषाओं के उपबंध को कितने भागों में बांटा गया है, तो वहां पे होगा 4। ठीक है। तो इनका ये भी देखो, ये है 343 में अनुच्छेद। ठीक है। जो क्षेत्रीय भाषा है 345 पे अनुच्छेद पे, जो न्यायपालिका भाषा है 348 पे है, और जो अन्य विशेष निर्देशों की भाषा है वो 350। एग्जामों में ये भी पूछा जाता है कि क्षेत्रीय भाषा को किस अनुच्छेद पर जगह मिली है, 345 ये, और संघ की भाषा को 343, न्यायपालिका एवं विधि के पाठ की भाषा 348 और अन्य विशेष निर्देशों की भाषा 350। ये आपके माइंड पे हमेशा क्लिक रहना चाहिए ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं, सब एक एक करके हम इसके बारे में बात करेंगे और जानेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं संघ की भाषा। अब ये संघ की भाषा क्या है? ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे संघ की भाषा। ठीक। अब संघ में यह कहा गया है प्रावधान, इसके लिए संघ में यह प्रावधान किया गया है, एक एक पॉइंट करके हम जानेंगे। इसमें यह लिखा गया है जो संघ की भाषा होगी, संघ की क्या होगी, जो भाषा होगी, राजभाषा होगी, वो क्या होगी, हिंदी होगी। लेकिन हिंदी कौन सी, देवनागरी लिपि की। संघ की जो राजभाषा है, जो भाषा है, वो देवनागरी लिपि की हिंदी होगी। ठीक है। क्या होगी, देवनागरी लिपि। ठीक है। देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा होगी। कुल मिला के ये पता होना चाहिए जो संघ में ये प्रावधान किया गया है संविधान में कि संघ की जो राजभाषा होगी वो देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा होगी। लेकिन जो संख्याएं हैं, ठीक है, जितने भी हम गिनतियां होती हैं, ठीक है, वो देवनागरी लिपि में नहीं होगी। वो क्या होगी, जो संख्या है, जो संख्या है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगी। वो क्या होगी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, मतलब संख्याओं का मतलब जैसे हम 1 2 3 4 ये संख्या लिखते हैं, ये संख्या होगी, ना कि 1 2 3 4 5 जो हम हिंदी में लिखते हैं वो नहीं होगी। सिर्फ जो देवनागरी लिपि की जो होगी वो हिंदी भाषा होगी, और जो संख्याओं का प्रयोग किया जाएगा वो अंतरराष्ट्रीय लेवल का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हम आमतौर पर देखते हैं, जैसे आप देखते हो कभी भी। ठीक है। आपको हिंदी भाषा तो मिलेगी हर एक के लेटर्स वगैरह में हर जगह, बट लेकिन वहां पे जो संख्याएं हैं वो इंग्लिश वगैरह में देखने को मिलते हैं। ठीक है। ये लिखा गया संविधान में, ये प्रावधान किया गया। और जो दूसरा प्रावधान किया गया संघ की भाषा के अंदर, ठीक है, जो दूसरा प्रावधान किया गया 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग। 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग का मतलब जब संविधान लागू हुआ, संविधान लागू मतलब 26 जनवरी 1950। ठीक है। संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। उसके सारे प्रयोजनों में सरकार अपने आवश्यकता अनुसार सारे कामकाजों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगा। 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग ये किया गया संघ की भाषा में प्रावधान स्टार्टिंग में कि एक तो हिंदी होगी देवनागरी लिपि की, और अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो गिनतियां होगी, और जो 15 वर्षों तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। मतलब 15 वर्षों तक मतलब कब, जैसे 1950 में संविधान लागू हुआ
तो जाहिर सी बात है 1965 तक, ठीक है, 1965 तक, ठीक है। मतलब क्या होगा, अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो भारत था ब्रिटिशर्स के दौरान, ठीक है, उस दौरान अंग्रेजी में सारे कामकाज किया जा रहा था। तो एक वही कह रहे थे कि पहले भी कामकाज अंग्रेजी में हुआ है, तो 15 वर्षों तक अंग्रेजी में ही किया जाए, एकदम से इतना बदलाव नहीं लाया जा सकता, काफी टफ रहेगा, धीरे धीरे करके हम क्या कहते हैं हिंदी को इस धरातल पर ले आएंगे ताकि हमारी वो लैंग्वेज बन सके। बट लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 15 वर्षों तक, और ये भी कहा गया इसके बाद, अब ये भी कहा गया कि राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि प्रत्येक 5 वर्ष या फिर 10 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष या पुनः 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन करेगा जो भाषा के आधार पर होगा। भाषा आयोग का गठन करेगा जो भाषा से संबंधित मामले, मींस हिंदी से संबंधित मामले या हिंदी के विकास के लिए कुछ ऐसे सिफारिश करेगा और अंग्रेजी भाषा को सीमित करेगा। मींस जो अभी तक अंग्रेजी चली आ रही है उस अंग्रेजी को क्या करना है, सीमित करना है, और हिंदी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। मतलब 5 वर्ष या पुनः 10 वर्ष बाद भाषा आयोग का गठन। क्या कहा, 5 वर्ष या पुनः 10 वर्ष बाद भाषा आयोग का गठन, जो कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो 5 वर्ष या फिर पुनः 10 वर्ष के बाद एक भाषा आयोग का गठन करेगा जो भाषा से संबंधित, जो हिंदी के विकास के लिए कुछ ऐसे मामले बताएगा, ऐसी सिफारिश देगा और अंग्रेजी भाषा को सीमित करेगा, ठीक है। ये हुआ। अब इसी की तरह जब ये किया गया तो सबसे पहले 1955 में, सबसे पहले 1955 में ये कहा गया, 1955 में सबसे पहले एक भाषा आयोग का गठन किया गया। 1955 में क्या किया गया, भाषा आयोग का गठन किया गया, भाषा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। भाषा आयोग का गठन किया गया 1955 में, ठीक है। इसको देखते हुए कि 5 वर्ष या पुनः 10 वर्ष के बाद एक भाषा आयोग का गठन किया जाएगा, तो इसी को देखते हुए 1955 में भाषा आयोग का गठन किया गया, किसकी अध्यक्षता में, बीजी खैर, बीजी खैर की अध्यक्षता में। मतलब यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले जो भाषा आयोग का गठन किया गया किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो जवाब होगा बीजी खैर। अब ये बीजी खैर जो थे उस जमाने में ये संयुक्त प्रांत, मतलब उस बॉम्बे, एक संयुक्त प्रांत तो यूपी को भी कहा जाता था, बट बॉम्बे को भी कहा जाता था, क्योंकि बॉम्बे के बाद में 2 पार्ट्स हुए, एक गुजरात हुआ, एक महाराष्ट्र हुआ। तो बीजी खैर बॉम्बे के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे। क्या थे, बॉम्बे। आज हम मुंबई कहते हैं, बॉम्बे नहीं कहते हैं, ठीक है। बॉम्बे के क्या थे, मुख्यमंत्री थे, सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वहां के संयुक्त प्रांत जो बॉम्बे कहलाता था। और जो बॉम्बे बाद में टूट कर क्या बन गया, एक तो गुजरात बन गया, एक महाराष्ट्र बन गया। अब इनकी दशा बंटवारे का भी यही कारण है, भाषा ही रहा। अब लगा लो भाषा कितनी मेन है, इनके बंटवारे का मेन कारण भी भाषा ही रहा, क्योंकि ये छिड़ गया उनके बीच में, वहां पे बॉम्बे में रहने वाले लोगों के बीच में, नहीं हमको मराठी बोलने वालों के लिए हमें महाराष्ट्र चाहिए, गुजराती वालों ने बोला नहीं हम गुजराती बोलते हैं, हमारे लिए गुजराती राज्य चाहिए। तो यही हुआ कि 1960 में बॉम्बे को अलग करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक तो गुजरात बनाया गया और एक को बनाया गया महाराष्ट्र बनाया गया। मराठी वालों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती वालों के लिए गुजरात बनाया गया, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। मींस जो प्रथम जो भाषा आयोग का जो गठन किया गया उसकी अध्यक्षता बीजी खैर ने करी, और जो बॉम्बे के पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे, ठीक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। जब ये कहा गया, जब भाषा आयोग गठन किया गया, भाषा आयोग का गठन इसलिए किया गया ताकि हिंदी के विकास के लिए हिंदी का और अधिक से प्रयोग हो और अंग्रेजी का प्रयोग कम हो, सीमित हो, क्योंकि पहले ये कहा गया कि 15 वर्षों तक होगा, ठीक। तब क्या हुआ, इन्होंने अपनी रिपोर्ट को, जो बीजी खैर की जो अध्यक्षता में जो भाषा आयोग का जो गठन हुआ, उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी। किसको दी, रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी। रिपोर्ट जब राष्ट्रपति को दी, तो जब राष्ट्रपति को रिपोर्ट देते तो तब क्या होता, फिर उसके बाद भी एक संसदीय समिति बनाई जाती है कि जो भी सिफारिश
जो सिफारिश इस भाषा आयोग ने दिया है, इन सिफारिशों का अध्ययन किया जाए, क्या ये सही है, इनकी विवेचना की जाए, एनालाइज किया जाए, ये वाकई में सही सिफारिश है या नहीं है। तो इसकी अध्ययन करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया जाता है। तो 1957 में एक संसदीय समिति का गठन किया गया, संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता की पंडित गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे? जो 1957 में संसदीय समिति की जो अध्यक्षता करी, वो अध्यक्षता किसने करी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ये भी संयुक्त प्रांत यूपी जो हम कहते हैं, वहां के पहले सीएम थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत के पहले क्या थे? सीएम थे, जिन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया है। ठीक है, जो बेसिकली मूल उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक, मीन्स 1955 में भाषा आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि हिंदी भाषा के विकास के लिए और अंग्रेजी भाषा को सीमित करने के लिए, कुछ मामले सिफारिशों के लिए। उसके बाद जो सिफारिश होती है 1956 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, आयोग ने, और राष्ट्रपति ने फिर 1957 में संसदीय समिति का गठन किया। और जो भी मतलब सिफारिशें आई उस आयोग से, तो उनका अध्ययन करने के लिए वाकई में सही है या ऐसे किया जाए, इसके अध्ययन के लिए एक संसदीय समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता करी पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। ये हमें पता होना चाहिए। फिर क्या हुआ इसके बाद क्या हुआ? 1963 में अब इन सब के बाद आयोग बना, फिर रिपोर्ट दिया, फिर रिपोर्ट के बाद संसदीय समिति ने इसका अध्ययन किया। अब अध्ययन करने के बाद 1963 में 1963 में एक भाषा आयोग अधिनियम बन गया, भाषा आयोग अधिनियम। इस पर एक ये अधिनियमित किया गया। अब अधिनियम कानून बन गया, मतलब अधिनियम बन गया कि 1963 में। आपसे पूछा जाएगा कि भाषा आयोग से संबंधित अधिनियम कब बना, तो 1963 इसका जवाब होगा। भाषा आयोग अधिनियम 1963। अब इसमें क्या कहा गया ये बताते हैं। इसमें ये कहा गया, इसमें ये निर्णय लिया गया, जो अंग्रेजी भाषा हम 15 वर्षों के लिए हमने कहा था कि प्रयोग होगा, लेकिन अब जो चाहे वो आगे भी यूज कर सकता। मीन्स जो संसदीय भाषा होगी, जो कार्यकारी भाषा होगी, वो अंग्रेजी होगी, संसद। ठीक है, संसद की कार्यकारी भाषा और जो अन्य कामकाज है, जो अन्य जो भी प्रयोजन है, प्रयोजन की भाषा अंग्रेजी रहेगी। मतलब कुल मिला के ये बना था आयोग की हिंदी को तवज्जो दिया जाए, बट लेकिन हिंदी कहां? यहां इन्होंने फिर से कह दिया कि संसद की जो कार्यवाही की जो भाषा होगी और प्रयोजन की जो भाषा होगी वो अंग्रेजी रहेगी, आगे भी अंग्रेजी रहेगी। और हाँ, इसके साथ में थोड़ा बहुत हिंदी का भी क्या किया गया? प्रबंध किया गया, उपबंध किया गया कि हिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो हमने पहले कहा था कि सिर्फ 15 वर्षों तक यूज होगा, बट लेकिन नहीं, इन्होंने कह दिया भैया और आगे को चलेगा अंग्रेजी भाषा जब चाहे, इसकी अब कोई समय सीमा नहीं बनी। मतलब जो जब तक चाहे अंग्रेजी भाषा को यूज कर सकते हैं। पहले सिर्फ 15 ही साल तक कहा था, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि अंग्रेजी भाषा चलते रहेगी, संसद की कार्यवाही की भाषा और प्रयोजन की भाषा अंग्रेजी रहेगी। और हाँ, हिंदी का कुछ प्रावधान किया गया, कुछ उपबंध किए गए। अब यहाँ पे अंग्रेजी के बारे में कोई ऐसी सीमित समय नहीं बनाया गया कि अंग्रेजी हम इतने वर्ष तक ही चालू रखेंगे, ऐसा नहीं कहा गया। और अंग्रेजी भाषा रहेगी और हिंदी का भी उपबंध किया गया। ठीक है, अब हिंदी का भी उपबंध किया गया। संसद की कार्यवाही की भाषा और प्रयोजन की जो भाषा रहेगी अंग्रेजी रहेगी, और हिंदी का भी उपबंध किया गया इसमें। ठीक है, तो ये कुल मिला के ऐसा कहा गया। अब इसके बाद जब हम आगे को पढ़ेंगे, ये हमने जान लिया संघ में, संघ की जो भाषा है, संघ की जो भाषा है जो मेनली है, उनने कहा गया कि अंग्रेजी रहेगी 15 साल तक।
ठीक है, फिर आयोग का गठन किया जाएगा, सिफारिशें आएंगी, सिफारिश के बाद संसदीय समिति होगा, उसकी विवेचना करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके बाद फिर अधिनियम बना 1963 में, 1963 में अधिनियम बना। ये कहा गया कि जो संसद की कार्यवाही की जो भाषा होगी अंग्रेजी होगी, और क्या कहते हैं अंग्रेजी रहे हो सकती है, और क्या कहते हैं इसके साथ साथ हिंदी का भी प्रावधान किया गया। अब इससे आगे को हम जब बात करते हैं, संघ की भाषा के बारे में हमने जान लिया। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा। क्षेत्रीय भाषा के बारे में बात करते हैं। क्षेत्रीय का मतलब क्षेत्र से आपको पता होगा कुछ एक विशेष क्षेत्र या राज्य। अभी हमने संघ की बात करी थी, अब हम राज्य की बात करते हैं। अब इसमें ये प्रावधान संविधान में क्षेत्रीय भाषा के लिए ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी राज्य चाहे एक या एक से अधिक भाषा को अपना सकता है, और अगर भाषा को नहीं अपनाता है तो तब तक क्या कहते हैं एक से एक अधिक भाषा अपना सकता है और हिंदी को भी अपना सकता है, और लेकिन जब तक वो निर्णय नहीं लेता है कि उसको कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए तो तब तक वो अंग्रेजी भाषा के रूप में प्रयोग करेगा। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा में राज्य में ये कहा गया है, ये अधिकार दिया गया है कि वह एक से अधिक भाषा वो हिंदी का प्रयोग अपने वहां के भाषा के रूप में प्रयोग कर सकता है। एक से अधिक भाषा वह हिंदी का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जब वो निर्णय नहीं ले पाएगा, मतलब स्टार्टिंग में कि हमें कौन सी भाषा अपनानी है, कौन सी भाषा यूज करनी है, ठीक है, हिंदी भी नहीं समझ पा रहा है, मतलब हिंदी को भी नहीं अपना पा रहा है या अन्य भाषा को भी नहीं अपना पा रहा है, तो उस कंडीशन में होगा वो क्या करेगा, इंग्लिश का यूज करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, जब तक कि उनके बीच में ये निर्णय नहीं हो पाएगा कि हमें कौन सी भाषा यूज करनी है, तब तक इंग्लिश यूज करेगा। मींस एक से अधिक भाषा का वो हिंदी भाषा का प्रयोग करेगा, लेकिन जब तक ये निर्णय नहीं ले पाएंगे तो तब तक वो अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग करेगा वो राज्य। तो देखो, एक से अधिक भाषा, तो यही कारण है, ये प्रावधान जब संविधान में दिया गया है क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, तो आप देखते होंगे बहुत से राज्यों में क्या कहते हैं अपने लोकल लैंग्वेज को भी मतलब वहां पे तवज्जो दिया गया है। मींस एक से अधिक लैंग्वेज को भी अपनाया गया है। जैसे आप उत्तराखंड में ही देखते हो, दो भाषाएं यहाँ पे अपनाई गई है, एक तो हिंदी है, दूसरी संस्कृत है, आपको देखने को मिलता है। ठीक, यहाँ पे ये कहा गया कि राज्य चाहे तो अपनी भाषा, ठीक है, एक से अधिक भाषा अपने राज्य की भाषा को भी यूज कर सकते, जो वहां जो फेमस भाषा जो अधिकतर यूज किया जा रहा है उसको, या फिर हिंदी को, या फिर ये भी निर्णय नहीं हो पाएगा तो तब तक वो अंग्रेजी करेगा। तो यही कारण है कि बहुत सारे राज्यों ने अपने वहां लोकल लैंग्वेज को ही अपने भाषा के रूप में काम किया, राजकाज के भाषा में प्रयोग किया। जैसे आप देखते हो, जैसे आंध्र प्रदेश है, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, जो भी कामकाज करता है वो राज्य तो तेलुगु भाषा में यूज करता है, भले बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करता हो आदेश निर्देश गवर्नमेंट के, लेकिन वहां पे आंध्र प्रदेश में तेलुगु। जैसे आपको आसाम में मिलेगा आसामी, ठीक है, और गुजरात में मिलेगा गुजराती, महाराष्ट्र में मिलेगा मराठी, और केरल में मिलेगा मलयालम, ठीक है, तमिलनाडु में मिलेगा तमिल। तो ये चीज है, उड़ीसा में मिलेगा उड़िया। तो कुछ ऐसे राज्य हैं उनको मतलब संविधान ने यह अधिकार दिया गया कि राज्य चाहे वो अपने क्षेत्र की कोई भी भाषा को, एक या दो से भाषाओं या हिंदी को वो अपना सकता है अपने कामकाज के तौर पर, लेकिन जब तक वो ये निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए, बट लेकिन तब तक वो उसे इंग्लिश यूज करना होगा, ये कहा गया है। ये अधिकार के कारण ही कुछ राज्य ऐसे हैं जो अपने मतलब कामकाज के तौर पर अपने क्षेत्रीय भाषा का यूज करते हैं। ठीक है, जो क्षेत्रीय भाषा है 345 में है, किसमें है 345, अनुच्छेद 345 में क्षेत्रीय भाषाओं को जगह मिली है। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए। अब इससे जब हम आगे बात करते हैं, जब हम आगे की बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमने न्यायपालिका व विधि के पाठ की भाषा। अब इसका मतलब क्या है, न्यायपालिका मतलब उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में प्रयुक्त होने वाली भाषा, मीन्स कानून के तौर पर प्रयोग होने वाली भाषा। विधि, विधि का मतलब भी कानून, ठीक है। यहां पे अब संविधान में यह प्रावधान किया गया है,
संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक संसद कोई भी व्यवस्था नहीं करे, आगे के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करे, तब तक उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का कामकाज, मतलब उसका जो कार्यवाही का जो भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। जब तक संसद कोई व्यवस्था ना दे या कोई व्यवस्था ना करे, तब तक उच्च न्यायालय मतलब न्यायपालिकाओं की भाषा, चाहे हाईकोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, उनकी जो कार्यकारी भाषा होगी वो क्या होगी, अंग्रेजी होगी। और विधि के पाठ की भाषा, अब देखो जैसा कोई राज्य है, अब कोई राज्य है वो अपने आदेश, निर्देश, जो भी अधिनियम पारित करता है उसकी भाषा भी अंग्रेजी होनी चाहिए, जब तक संसद कोई व्यवस्था न दे। हालांकि राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो वहां के लोकल लैंग्वेज को क्या कर सकता है, वहां के कार्यकारी के तौर पर भाषा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। बट लेकिन बाद में जो भी आदेश निर्देश होंगे, जो भी हमारे रिटर्न में जो भी होगा, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक, अब न्यायपालिका की भाषा ये आता है अनुच्छेद 347 में, अनुच्छेद 347 में ये न्यायपालिका व विधि के पाठ की भाषा। जब इसमें यह कहा गया कि जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे आगे के लिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। क्या रहेगी, अंग्रेजी रहेगी। और किसी राज्य विधायिका की भाषा भी अंग्रेजी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी हम क्या देते हैं, अधिनियम वगैरह, निर्देश वगैरह, जो भी कानून बनाते हैं, ठीक है, नियम बनाते हैं, आदेश देते हैं, ये भी क्या होगी, किसी विधायिका की भाषा भी क्या होगी, अंग्रेजी होगी। किसी राज्य में जो विधायिका होती है, विधायिका मतलब जहां पे कानून बनता है, ठीक है, जैसे संसद सेंट्रल लेवल का हो गया और विधानमंडल कहां का हो गया, राज्य का हो गया, ठीक है, तो वहां पे प्रयुक्त होने वाली भाषा भी अंग्रेजी होगी। ठीक है, मतलब जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं, मतलब भले आप वहां पे अपनी कार्यकारी भाषा अपने लैंग्वेज में कर सकते हो, हिंदी में, बट लेकिन उनका जो रिटर्न फॉर्म होगा लास्ट में आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना ही होगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो ये हुआ, पहले तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी और किसी राज्य विधायक की भाषा अंग्रेजी रहेगी। अधिनियम, निर्देश, कानून, नियम, आदेश ये सब आदि किस में होंगे, अंग्रेजी भाषा में क्या होंगे, ट्रांसलेट होंगे। अब इसमें यह भी कहा गया है, हालांकि राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमति से, हालांकि जो राज्य, उस राज्य का जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से, उनसे मतलब अनुमति लेने के बाद वो उस राज्य की कार्यकारी भाषा को, उस राज्य की जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसको मतलब वहां पे मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अब किसी राज्य की जो तमिल है, ठीक है, कार्यकारी भाषा वहां पे अंग्रेजी है, बट लेकिन उस राज्य की भाषा तमिल है, तो राज्यपाल को यह अधिकार रहेगा राष्ट्रपति से अनुमति लेने के बाद कि वहां का जो भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या जो विधायिका है, वहां पे बोलने चालने मतलब कार्यकारी की भाषा जो रहेगी वो वहां के भाषा को वो यूज करवा सकते हैं, मतलब मान्यता दे सकते हैं। जैसे तमिलनाडु है तो तमिल भाषा को कार्यकारी के रूप में मतलब वहां पे मान्यता दे सकते हैं। बट लेकिन जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होंगे या फिर जो विधायिका होगी उन पर ये लागू नहीं होगी। भले ही कार्यकारी भाषा होगी वहां पे, बट लेकिन जो भी निर्णय आएंगे, जो भी जजमेंट्स आएंगे, जो भी वर्डिक्ट्स आएंगे, वो क्या होंगे, इंग्लिश में होंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हर कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता है। जैसे गवाह आते हैं हाईकोर्ट में, किसी को गवाह बुला दिया, हर किसी को इंग्लिश थोड़ा आएगा, किसी गवाह को बुला दिया तो उससे कुछ गवाह पूछा जाए तो वो हिंदी में ही तो बोलेगा ना। अगर हिंदी भी नहीं आती तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलेगा, अपने लोकल लैंग्वेज में बोलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती तो उसको यहाँ से मतलब उसके जो भी गवाह दे रहा है उसको सुना नहीं जाए। ठीक है, सुना जाएगा, बट लेकिन जजमेंट, जो भी निर्णय हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट देगा वो हिंदी में नहीं देगा, वो किस में देगा, अंग्रेजी में देगा। मींस राज्यपाल को राष्ट्रपति की अनुमति से ये अधिकार है कि वो किसी उस राज्य के उच्च न्यायालय के, उस राज्य के उच्च न्यायालय या फिर जो
जो विधायिका की जो भाषा है वहां की भाषा को, वो लोकल लैंग्वेज को, उस क्षेत्रीय भाषा को मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, वहां की भाषा को क्या दे सकते हैं, मान्यता दे सकते हैं। कार्यकारी भाषा मतलब कामकाज जो भी बोलचाल जो भी चल रहा है उस कार्यकारी भाषा को वो मान्यता दे सकते हैं। ठीक है, बट लेकिन जो भी निर्णय आएंगे, लेकिन जो निर्णय आएंगे जो भी निर्णय आएंगे वो किस में आएंगे, वो इंग्लिश में आएंगे। लेकिन जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा, जो भी जजमेंट देगा, अंग्रेजी में देगा। भले वो उच्च न्यायालय के जज ने हिंदी में गवाही सुन ली है, हिंदी में बातचीत कर ली है, लेकिन जो उनका जजमेंट होगा वो इंग्लिश में आएगा। इसी तरह से जो विधायिका है उस राज्य की, भले सदन में कोई हिंदी में भी बोल सकता है, इसको पहाड़ी आती पहाड़ी में बोल सकता है, कोई और लैंग्वेज में उसमें बोल सकता है, बट लेकिन जो उसके आदेश आएंगे, उसके जो अधिनियमित आएंगे, जो नियम आएंगे, उपनियम आएंगे, वो किस में होंगे, अंग्रेजी में ट्रांसलेट होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मतलब प्रावधान किया गया है। हमें ये पता होना चाहिए कि न्यायपालिका व विधि के पाठ की भाषा के बारे में संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले हमने बात करी जब तक संसद कोई व्यवस्था न करे तब तक उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की भाषा अंग्रेजी रहेगी। ठीक है, बशर्ते कार्यकारी भाषा हिंदी हो सकती है, कुछ क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, लेकिन जो भी जजमेंट आएगा वो अंग्रेजी में आएगा। उसी तरह से राज्य में भी जो विधायिका होती है, जो भी कानून पारित करता है विधानमंडल, जो भी आदेश निर्देश पारित करता है वो अंग्रेजी में होंगे, बशर्ते वहां पे विधानमंडल में कार्यकारी की जो भाषा, बोलने चालने की जो भाषा होगी वहां पे क्षेत्रीय भाषा हो सकती है, हिंदी हो सकती है, या उनकी कुछ अलग जो लैंग्वेज है वहां की वो हो सकती है, लेकिन जो भी निर्णय आएगा, जो भी कानून बनेगा, जो भी अधिनियम आएगा, जो भी आदेश निर्देश आएगा वो अंग्रेजी में होगा। ठीक है, ये समझ सकता हूं, आपको आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। अब कुछ विशेष निर्देश हैं, विशेष निर्देशों की भाषा, विशेष निर्देशों की भाषा, ये है 350 में, अनुच्छेद 350 में। अब विशेष निर्देशों की भाषा मतलब अब हमने संघ की पढ़ ली है, क्षेत्रीय पढ़ लिया है, न्यायपालिका और विधि के पाठ की भाषा पढ़ ली है। अब ये विशेष निर्देश है क्या, ये विशेष निर्देश मतलब कोई कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारे समाज में अल्पसंख्यक वगैरह भी होते हैं। ठीक है, हर कोई हिंदी नहीं बोलता है, हर किसी की लैंग्वेज एक जैसी नहीं होती है, तो कभी कभी ऐसे कुछ माइनॉरिटी समाज होता है जिनकी भाषा होती है, अलग होती है। ठीक है, उनकी जनसंख्या कम होती है, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए मतलब यहाँ पे मैं कुछ प्रावधान किया गया है, मतलब ऐसे जो माइनॉरिटी जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समूह है, वर्ग है, जो भाषाई अल्पसंख्यक है, कुल मिला के हम कह सकते हैं भाषाई अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक, कुल मिला के हम कह सकते हैं ये भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, क्या कह सकते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। वे अल्पसंख्यक, वे लोग जिनकी संख्या कम है और मतलब उनकी लोग कम है तो उनकी भाषाओं भी उन्हीं लोगों में, कम ही लोगों में बोली जाती होगी, तो ऐसे में क्या होता है, इनको कभी कभी अन्य लैंग्वेज नहीं आते। ठीक है, अगर मान लो हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा की मेजोरिटी है, बहुत लोग हैं, और 10 लोग जैसे दो परिवार ऐसे हैं जिसमें 10 लोग हैं, उनकी भाषा कुछ अलग है, मतलब मान लो कुछ अलग भाषा है। अब जब भी उनको शिकायत करना पड़े या अपने मन की व्यथा को प्रकट करना पड़े या अपने पीड़ा को बताने की कोशिश करें, तो उनको तो हिंदी आती नहीं, तो कैसे समझेंगे, तो वो उनके लिए प्रावधान किया गया है कि उनको जो भी लैंग्वेज आती है, जो भी उनकी भाषा है, भले वो अल्पसंख्यक भाषा समूह में क्यों ना आते हो, वो अपने भाषा में वहां पे अपने दर्द को प्रकट कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अभी कोई इंस्पेक्टर, दरोगा कोई पुलिस स्टेशन में आया, यहाँ पे वो इंग्लिश और हिंदी जानता है, बट लेकिन यहाँ तो कोई कुमाऊनी जानता है, कोई पहाड़ी जानता है, ठीक है, कोई गढ़वाली जानता है या कोई अलग उर्दू जानता है, तो कह दिया कि वहां पे कोई जो भाषाई अल्पसंख्यक वाला वहां पे आ गया, उनको हिंदी ना इंग्लिश आती है, उसने अपनी पहाड़ी में बात कर दी, तो इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आया कि क्या बोल रहा है। इंस्पेक्टर
को समझ में नहीं आया, बट लेकिन वो इंस्पेक्टर मना नहीं कर सकता है कि मैं आपकी शिकायत को यहाँ पे दर्ज नहीं कर सकता हूँ। ये नहीं कह सकते हैं कि आपको भाषा आती ही नहीं है, मैं आपकी भाषा को कैसे समझूं, तो मैं कैसे रिपोर्ट दर्ज कर दूं। नहीं, वहां पे नहीं, ऐसा नहीं होगा। बशर्ते इंस्पेक्टर को एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा या फिर क्षेत्र के कोई किसी अन्य व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा जिसको वो भाषा समझ में आती है और जो आसानी से उसको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। तो ऐसे यहाँ पे प्रावधान किया गया है, जो भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं उनके हितों की सुरक्षा के लिए, मतलब अगर हम अल्पसंख्यक है करके हम उनको नकार नहीं सकते हैं। मींस उनके हितों की सुरक्षा हो, उनको भी अपना आवाज उठाने का मौका मिले, जो भी पीड़ा जो भी उनको हो रही है उसको प्रकट करने का मौका मिले। तो इसीलिए विशेष निर्देशों की जो भाषा है 350 में, वो मेनली भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया है। और इसमें किया गया है जो अपनी शिकायत या फिर जो भी है अपनी शिकायत वो क्षेत्रीय भाषा में दे सकते हैं। बशर्ते वहां पे भाषा नहीं है, जो भी भाषा उनकी क्षेत्रीय भाषा है, जो भी अपनी शिकायत कितनी क्षेत्रीय भाषा में दे सकते हैं। ठीक है। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है, जो अल्पसंख्यक जो समूह होंगे, भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा के आधार पर शिक्षा दी जाए। मतलब ये भी कहा गया है जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके जो बच्चे हैं उनको उनके क्षेत्रीय भाषा या उनके मातृभाषा में भाषा के आधार पर उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है। कुल मिला के ये हमें ये भी समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि विशेष निर्देशों की भाषा ये उन भाषाई अल्पसंख्यक समाज के लिए, उन अल्पसंख्यक लोगों के लिए है जो माइनॉरिटी में है। समाज में उनकी जनसंख्या ज्यादा नहीं है, ज्यादा बोलने वाले नहीं है, मतलब बहुत कम है, बट लेकिन उनको नकारा नहीं जा सकता है। वो भी अपने मन की व्यथा को, अपनी शिकायत को, अपने जो भी लैंग्वेज वो जानते हैं उसमें वो क्या कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं अपनी शिकायत को, उनको कोई मना नहीं कर सकता है। ठीक है। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है, अब देखो इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। अब कुछ अनुच्छेद है, जैसे मैंने बता दिया 343, 343। ठीक है। 343 जो संघ की भाषा होगी, संघ की भाषा होगी। 345 मैंने बोला क्षेत्रीय होगी। ठीक है। 347 जो न्यायपालिका वगैरह की भाषा या विधि के पाठ की भाषा होगी। ठीक है। विधि के पाठ की भाषा होगी। और 350 जो बताया कौन सा, अन्य विशेष निर्देशों, यानी कि हम क्या है, भाषाई अल्पसंख्यक, कुल मिला के हम कह सकते हैं भाषाई अल्पसंख्यक। ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए कि 343 में क्या है, 345 में क्या है, 347 में क्या है, 350 में क्या है। ठीक है। और इसी की तरह मतलब 351 में यह भी कहा गया जो भाषाई अल्पसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक इनके बच्चों को जो प्राथमिक, जो भी बताया मैंने, प्राथमिक शिक्षा क्या होगी, क्षेत्रीय भाषा में। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा किसमें होगी, क्षेत्रीय भाषा में होगी। किसमें होगी, क्षेत्रीय भाषा में होगी। 351 में ये कहा गया है, सॉरी 350 का ए में। ठीक है। 350 के ए में कहा गया है। और 351 में जो लिखा गया है, संघ का काम होगा, संघ का कार्य होगा, संघ का दायित्व होगा कि वो विविध संस्कृतियों के बीच, मतलब देखो हमारे देश में अलग अलग के बहुत सारे डायलेक्ट्स, बोलियां वगैरह बोली जाती हैं। ठीक है। सबके अलग अलग संस्कृतियां हैं, मतलब इन संस्कृतियों को एक सूत्र में बांटने के लिए, सबकी एक लोक भाषा बनाने के लिए, ठीक है, हिंदी का विकास किया जाए। ये संविधान में लिखा गया है। 351 में ये लिखा गया है कि संघ का ये कर्तव्य रहेगा, संघ का ये दायित्व रहेगा कि वो हिंदी को विविध संस्कृतियों के बीच एक लोक भाषा के रूप में क्या करेगा, प्रचार करेगा, प्रसार करेगा। संघ का दायित्व, ठीक है, संघ की क्या रहेगा, दायित्व रहेगा, क्या का, किसका, हिंदी भाषा का प्रचार और
प्रसार करना। अब आपके प्रश्न एग्जाम में ये भी प्रश्न आ सकता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना संघ को किस अनुच्छेद में दायित्व दिया गया है, तो जवाब होगा 351। ठीक है, क्या होगा? 351 होगा। ठीक, तो ये समझ सकता हूं। अब देखो कुछ संविधान संशोधन भी हुए, इसको जानने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो कुछ संविधान संशोधन भी हुए। 363 जो क्या कहते हैं 1963 में भाषा आयोग का जो अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कई क्या कहते हैं भाषाओं को जोड़ा गया समाज उसमें संविधान में। ठीक, पहले हमारे पास जो मूल भाषाएं थी, मूल संविधान में सिर्फ हमारे पास 14 भाषाएं थी, 14 भाषा थी। लेकिन आज 22 है, आपको देखने को मिलता है 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को जगह मिली है। ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। लेकिन कब कब इनको मतलब जगह मिली है, कब कब इन्हें संविधान में जोड़ा गया, इन भाषाओं को कब इनको मतलब भाषा में क्या कहते हैं भाषा के रूप में इनको दर्जा कब मिला, ये हम अभी जानेंगे। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैंने बोला भाषा ऐसे ही हुआ 1953 में, जब भाषा को ज्यादा तवज्जो दिया जाने लगा तो 1953 में भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य बना, मीन्स तेलुगु देशम, मीन वहां पे तेलुगु बोला जाता है तो तेलुगु देशम कहते हैं। मतलब जहां पे तेलुगु बोला जाता है तो तेलुगु वालों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो 1953 में हुआ। कब हुआ? 1953 में, अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसमें जो था आयोग था फजल अली आयोग, फजल अली आयोग। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि फजल अली आयोग किस आयोग से संबंधित है, तो आपका जवाब होगा किससे? राज्य पुनर्गठन, मींस राज्य पुनर्गठन से संबंधित है, जो कि भाषाई आधार पर होगा। जो किस पे होगा? भाषाई आधार पर होगा। इससे पहले भी एक आयोग बना था, कब? 1948 में, जिसको हम धर आयोग कहते हैं, धर आयोग कहते हैं। अब कुल मिला के अगर एग्जाम में पूछा जाए कि फजल अली आयोग किससे संबंधित है, धर आयोग किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है, जो कि भाषा आयोग से संबंधित है, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि संविधान में संशोधन हुए, और पहले तो 14 थे, धीरे धीरे करके मतलब अन्य भाषाओं को भी जोड़ा गया, और अंतिम रूप से आज कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को दर्जा मिला है संविधान में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में, ठीक, संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को जगह मिली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1967 में। 1967 में 21वां संविधान संशोधन, 21वां क्या संविधान संशोधन हुआ। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किसको? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब यह भी पूछा जाएगा कि 1967 में कितने भाषाओं को जोड़ा गया, तो आपका जवाब होगा एक, वो भी कौन? सिंधी भाषा होगी। 1991 में 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया। एक तो है मणिपुरी, एक है कोंकणी, और एक है नेपाली। क्या है? नेपाली है। मतलब कुल मिलाकर 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, जो क्या क्या है? मणिपुरी है, कोंकणी है और नेपाली है, 71वां संविधान संशोधन के तहत। फिर उसके बाद 2003 में जो 92वां सेकंड संविधान संशोधन हुआ, संविधान जो संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, जिसमें है आपका डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। क्या क्या है इसमें? 4 भाषा, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। मीन्स कुल मिलाकर 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 4 भाषाओं को जगह मिली, जिसमें क्या क्या है? डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली। तो कुल मिला के पहले कितने थे? 14 थे। तो ये होगा 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
तो टोटल हमारे संविधान में 22 भाषाओं को जगह मिली है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जगह मिली है और राजभाषा का जो भी प्रावधान किया गया है वो भाग 17 में किया गया है, 343 से 351 तक किया गया है। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम जब बात करते हैं, अब राजभाषा के बारे में हमने प्रोक्त कर दिया, लेकिन जब सरकार को ये लगा कि हमारे पास कुछ क्लासिकल लैंग्वेज भी होना चाहिए, शास्त्रीय भाषा भी होनी चाहिए, ठीक है। राजभाषा तो हमने देख लिया, बट लेकिन हमें हमारे पास कुछ ऐसी शास्त्रीय भाषा भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज, ठीक है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया, एक कुछ पैमाना बनाया, कुछ मापदंड बनाए कि जो इस मापदंड में खरे उतरते हैं ऐसे भाषा, उनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है, उनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए, ठीक है। मतलब एक 2004 में मापदंड बनाए और उसी के आधार पर जो भी भाषा इस पर खरे उतरते हैं उनको क्या दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। ऐसे अभी तक कुल 6 शास्त्रीय भाषा है, 6 शास्त्रीय भाषा है। अब कौन कौन से हैं ये हम जानते हैं। इस मापदंड के आधार पर शास्त्रीय भाषा में सबसे पहला जो भाषा है या फिर जिस भाषा को पहले दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा के तौर पर, वो है तमिल। क्या है? तमिल है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, हमको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पहला कौन सा भाषा है जो शास्त्रीय भाषा के रूप में जिसको जगह मिली, दर्जा मिला, तमिल हमारा जवाब होगा, ठीक है। फिर आप मान संस्कृत है, ठीक है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है और उड़िया है। मतलब 6 हो गए। तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया और उड़िया हो गया। मीन्स टोटल कितने हो गए? 6 भाषाएं होगी जो जिन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आज हमने राजभाषा से संबंधित तरह तरह के हमने टॉपिक को यहाँ पे हमने अच्छी तरह से देख लिया है। अब समझ सकते हैं कि इस टॉपिक से अगर एक भी प्रश्न आते हैं हमारे परीक्षा में तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। मेनली इस जो भी अनुच्छेद पढ़ाए हैं उन अनुच्छेदों को अक्सर याद करिएगा और ताकि हमेशा के लिए याद रहे और एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।